खासियत ये है कि इनकी फ्रूट की खासियत है कि आज तोड़ देंगे तो 15 से 20 दिन तक ये खराब नहीं होता है। इसलिए इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। पिछले साल भी 90 लाख की हुई थी और इस साल भी मेरे को 90 लाख से ऊपर की उम्मीद है कि भाई अच्छी है। सूखा मौसम चाहिए, जैसे नमी ज़्यादा न हुए और जितनी धूप ज़्यादा है उधर ये सक्सेसफुल है। 50 डिग्री तक ये अनार सक्सेसफुल है। ओके। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे किसान से जिन्होंने पिछले साल 6000 अनार के पौधों से 90 लाख रुपए की कमाई की है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि उन्होंने इतनी कमाई कैसे की है अनार की खेती से, साथ ही आप अनार की खेती कैसे कर सकते हैं, इसका प्रॉफिट आप किस तरीके से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। मेरा नाम निम्बाराम पटेल है जी। विलेज पोस्ट आलपुरा, तहसील गुड़ामलानी, जिला बाड़मेर, राजस्थान। ओके। तो सर अब हम ये जानना चाहेंगे अनार की खेती के बारे में कि आप अनार की खेती में कैसे आए, इसकी शुरुआत आपने कैसे की, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। अनार की खेती 2009 में हमने हमारे राजस्थान में नहीं थी, एक बार गुजरात हम गए थे। हमारे बूंद बूंद सिंचाई फुहारे का टपक का काम है जी। तो उधर खरीदने के लिए हम गए तो गुजरात में लाखनी गांव में जी। मैंने पहला बगीचा देखा जी। उधर बगीचा देखा जब मेरे को हमारी सोच यही थी कि नई कोई नई चीज़ हमारे एरिया में लाए, ये हमारे शुरुआत से यही हमारी सोच थी जी। इसलिए हमने लाखनी गांव में गया, उधर देखा, देखते ही मेरे दिमाग में ख्याल आ गया जी। ख्याल आते ही मैंने वो देखने गया, उधर पूछताछ की तो उन्होंने बगीचा जैसे मेरा है वैसा उनका लगा हुआ था। देखा मेरे दिमाग में वो सेट हो गया। जब मैं आके मेरे उस टाइम ज़मीन, ये 2009 की बात है, तो उस टाइम ज़मीन कम थी। तो मेरे पापा को, मेरे मम्मी को, मेरे दादा दादी को भी बात करी घर पे आके, तो घर वालों ने, ज़मीन कम थी इसलिए सबने मना कर दिया। फिर मैंने जिद नहीं छोड़ी, मैं करनी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी करें तो कैसे करें, घर वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं। जब जाके जैसे तैसे करके हमने हमारे दादी को, सबसे पहले दादी को मनाया, दादाजी को मनाया, फिर मेरे पापा को मनाया, फिर उनको मैं मेरे गाड़ी से बिठा के सबको लेके गया उधर लाखनी गांव में और उनका बगीचा विजिट करवाया। मेरी मिसेज को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, सबको लेके विजिट कराया। विजिट करवा के और फिर उन्होंने थोड़ा कुछ हाँ बोला। हाँ बोलते ही मैंने 1000 प्लांट लगाए थे 2009 में। फिर धीरे धीरे करते 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 अभी आज की तारीख में मेरे पास 18,000 पौधे जी। हाँ। तो सर जैसे कि एक चीज़ है कि आपने कहा कि मुझे खेती में कुछ नया करना था जी। तो सर बागवानी की तरफ अगर हम देखते हैं जी। तो बागवानी में काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट हैं जिनकी हम खेती कर सकते हैं जी। तो फिर आपने अनार को, ऐसा आपको अनार में क्या लगा जिसके देखते हुए आपने अनार को ही सेलेक्ट किया? अनार को ये है कि अनार एक टिकाऊ फ्रूट है जी। मेन खासियत ये है कि इनकी फ्रूट की खासियत है कि आज तोड़ देंगे तो 15 से 20 दिन तक ये खराब नहीं होता है। इसलिए इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और इसमें कभी नुकसान नहीं। हमारे यहाँ कई लोग हैं, हमने भी जिस टाइम 2009 की हमारे परिस्थिति कमज़ोर थी और उसके बाद में अभी आज की तारीख में मेरा 1 करोड़ लमसम, पिछले साल भी 90 लाख की हुई थी और इस साल भी मेरे को 90 लाख से ऊपर की उम्मीद है कि भाई अच्छी है। इसीलिए हमने अनार की चॉइस करी और हमारे यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत सक्सेसफुल है अनार के लिए। तो अब सर जैसे आपने क्लाइमेट की बात की, तो अगर हम नॉर्मली देखें इसकी खेती के बारे में, तो इसके लिए हमें किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए होगा इसकी खेती के लिए? इसलिए सूखा मौसम चाहिए, जैसे नमी ज़्यादा न हुए और जितनी धूप ज़्यादा है उधर ये सक्सेसफुल है। 50 डिग्री तक ये अनार सक्सेसफुल है। ओके। जैसे टेम्परेचर के बारे में आपने बताया, अगर हम नॉर्मली देखें इंडिया में इसकी खेती के बारे में, तो इंडिया में इसकी खेती कहाँ कहाँ पर मतलब अभी तक आपने देखी? हमने देखी है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तो यहाँ हमने देखी है, यहाँ तो सक्सेसफुल है। ओके। अब सर मिट्टी की बात आती है, तो इसके लिए हमें किस तरीके की मिट्टी चाहिए? इसके लिए जितनी बालू मिट्टी है जी, सूखी मिट्टी है। बालू मिट्टी में क्या, मिट्टी काली मिट्टी होती है, उसमें नमी ज़्यादा होती है, ज़्यादा नमी में रोग फंगस वगैरह ज़्यादा आते हैं। इसलिए जितनी सूखी ज़मीन है, बालू मिट्टी है ना, उसमें ये सक्सेसफुल ज़्यादा है। ओके। तो अब सर जैसे हम बात करते हैं इसकी खेती के बारे में, तो जब हम इसके पौधे लगाते हैं उससे पहले हम खेत की तैयारी कैसे करते हैं, उसके बारे में आप बताएं। खेत तो ये साफ़ सुथरा करके ट्रैक्टर चला के लेवलिंग करे, लेवलिंग करके फिर ड्रिप लगाए, ड्रिप लगा के
खड्डे खोद के खाद वगैरह बैक्टीरिया वगैरह डाल के जी। और फिर पौधे लगाते हैं। जी। फिर महीने 15 दिन में बैक्टीरिया डालते रहते तो फंगस वगैरह नहीं होता है। ओके। ये तरीका है। तो अब जैसे हमने खेत में अपने पौधे लगाए जी। तो पौधे लगाने का क्या तरीका रहेगा? जैसे अभी हमने खड्डा खोद लिया, खड्डा खोदने के बाद हम पौधे लगाते हैं तो उसमें हम क्या सावधानी रखते हैं? पौधे कैसे लगाते हैं खेत में? पौधे लगाते हैं कि सावधानी मेन तो यहाँ दीमक की बीमारी है। जी। लगाते समय खाद वगैरह मिक्स करके अच्छा और दीमक की दवाई डाल के और 2 फुट 2 बाई 2 का खड्डा का डाल के मिट्टी ऊपर की नीचे की मिक्स करके खाद डाल के मिक्स करने के बाद में सीधा ड्रिप लगा के ड्रिप से ही पौधा सक्सेस होता है। क्या ड्रिप से पानी धीरे धीरे जाता है तो थड़ में पानी नहीं जाए, बाहर से थोड़ा नमी से पानी आता है, उससे और भी अच्छा होता है, पौधे की ग्रोथ होती है। नहीं तो जड़ में डायरेक्ट पानी आ जाता है तो उससे भी फंगस ज़्यादा पैदा होता है, इसलिए ड्रिप अनिवार्य है। ओके। अब सर जैसे आपके जो पौधे हैं इनकी दूरी कितनी है लाइन से लाइन और पौधे के बीच में? पौधे की दूरी ऐसे 13 फुट है और इधर 10 फुट है। अच्छा, 13 बाई 10 पे आपने लगाया? हाँ, 13 बाई 10 पे है। तो इस तरीके से 1 एकड़ में लगभग कितने पौधे हैं? 835 पौधे लगते 1 हेक्टर में। 1 हेक्टर में। हाँ, ठीक है। अब सर जैसे बात करते हैं तो इसके पौधे जब हम खेत में लगाते हैं तो कौन से सीजन में हम इसके पौधे खेत में लगा सकते हैं? सही समय तो ये रहता है फरवरी मार्च, ठीक है, और अप्रैल। और वो उस टाइम नहीं लगा सकते हैं तो जुलाई अगस्त। जी। सही समय ये रहता है सबसे बेस्ट। तो अब जैसे हमने पौधे लगा दिए, पौधे लगाने के जैसे अभी हमने पौधे लगाए तो उसके 1 साल तक हम पौधों में क्या देख रेख करते हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा सा? वही मेन तो हमारे यहाँ तो जैविक में ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए मेन तो डालते हैं खाद गायों का, गौमूत्र है और ये दीमक की भी लिए और भी ये तंबाकू वगैरह डालते हैं। ये मेन ये रहता है हमारे यहाँ तो। और कई लोग केमिकल भी डालते हैं ताकि हम तो ये तंबाकू है, गौमूत्र है, ऐसे डालते हैं। जी। हाँ। तो अब सर जैसे कि मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि आपके पौधे हैं जिन पे ये फूल लगे हुए हैं। जी। तो ये जो फूल हैं इसको फल बनने में कितना एक टाइम लगता है? फूल से फल बनने में 2 महीना लमसम लगता है और वैसे फूल से फ्रूट तैयार होने में 6 महीने लगते हैं। ओके। हाँ, 180 दिन लगते हैं। जी। हाँ। तो अब जैसे हम देखें तो जब हमने अपना पौधा लगाया तो उसके कितने दिनों बाद हमें फर्स्ट फ्लावरिंग हमें देखने को मिल जाएगी? पौधा लगाने के बाद में अच्छी मेहनत करो तो 18 महीना और नहीं तो 24 महीने के बाद में फ्रूटिंग लगानी चालू कर देता है। ओके। तो अभी आपकी जो वैरायटी है ये कौन सी वैरायटी लगी हुई है? ये हमारे लगी हुई है भगवा सिंदूरी वैरायटी लगी हुई है। जी। और इसमें और कौन कौन सी मतलब वैरायटियाँ हैं जिनको? वैरायटी अरगता आती है, गणेश आती है, कई प्रकार की आती है ताकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट और मार्केट में वैल्यू जी अच्छे पैसे आते हैं भगवा सिंदूरी के। अच्छा। हाँ। तो ये जो फ्रूट है लगभग हम ये जो फ्रूट देख रहे हैं, एक फ्रूट कितने मतलब वजन का एवरेज हो जाता है? जैसे 200 ग्राम से 500 ग्राम तक फ्रूट की एवरेज, मिनिमम ज़्यादा 300 ग्राम के रहते हैं, बाकी 500 ग्राम तक कई पौधे के ऊपर 10-20 फ्रूट ऐसे होते हैं 500 ग्राम के भी होते हैं। ओके। तो अभी आपके ये जो पौधे हैं इनकी कितनी उम्र हो चुकी है इन पौधों की? इसकी मेरे 5 साल हो गई है। 5 साल। हाँ। और कितने टाइम हो गया इसमें फ्रूट देते इसका? 3 साल हो गया। 5 साल में से 3 साल में मैंने फ्रूटिंग पहली तीसरी साल दी थी, फिर चौथे साल, फिर 5वीं तीसरी फ्रूटिंग है। जी। हाँ। तो मतलब एक तो जैसे कि हमारा आपने बताया कितने टाइम में हमारा फ्रूट आता है, लेकिन पौधा अपना पूरा जो मेच्योर होता है तो कितने टाइम में पौधा पूरी तरीके से इसका मेच्योर हो जाता है? 3 साल में हो जाता है एक बार कंप्लीट। 3 साल के बाद में अच्छी हेल्थ हो जाती है तो फिर पर साल पहली साल में 10 से 15 किलो फ्रूट आ जाते हैं, फिर 20 से 25 किलो आ जाते हैं। ऐसे करते करते 7-8 साल में 50 किलो तक भी फ्रूटिंग आते हैं। हाँ, हमारे पिछले साल 30 से 35 किलो का एवरेज आया था, इस साल मेरे को 40 किलो का उम्मीद है। ओके। हाँ जी। तो अब जैसे ये चीज़ हुई, फिर हम बात करते हैं इसकी पौधे की उम्र की। तो एक पौधे की लगभग उम्र पूरी कितनी होती है? अगर सही तरीके से मैनेजमेंट रखे उनके लिए तो 15 साल तक भी होता है, और सही तरीके से मैनेजमेंट, रोग ज़्यादा जड़ में ज़्यादा भी केमिकल दवाइयाँ डालते हैं तो उससे भी धीरे धीरे उनकी ताकत कम होती है तो फिर वो 10 साल तक ही रहता है। जी। तो अभी जैसे आपने बताया कि पानी के बारे में कि आप इसे ड्रिप से सिंचाई करते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे एक तो आप इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है और कौन सी सीज़न में कितने दिनों में कितना कितना पानी इसको देना पड़ता है? हमारे सर्दियों में तो हर तीसरे दिन पानी देते हैं, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन देते हैं 2 घंटा ड्रिप से। जी। और गर्मियों में 1 दिन छोड़ के 1 दिन 2 घंटा देते हैं।
ठीक ड्रिप है। से। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ जी। कि अक्सर जो भी हम कोई भी पौधे लगाते हैं तो हम जैसे ड्रिप लगाते हैं तो उसमें एक ही लाइन हम डाल देते हैं। आपने जैसे पौधों के दोनों साइड पे यहाँ पर अपनी ड्रिप हाँ, तो डाली ये तो क्या है कि दोनों पौधे की दोनों तरफ जड़ आती है, जी। इसलिए दोनों तरफ जड़ विकास के लिए दोनों तरफ जरूरी है। एक तरफ देते हैं तो एक तरफ पौधे की जितनी खुराक जमीन की ताकत चाहिए वो मिलती नहीं है, जी। इसलिए दोनों तरफ अनिवार्य है। ओके। हाँ। तो अब जैसे आप इसमें हम बात करें न्यूट्रिशन की, हाँ। तो आप इसमें एक तो जैसे न्यूट्रिशन कौन कौन से देते हैं? जैसे हमारा 1 साल 2 साल का हो गया, अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद आप इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं? NPK देते हैं, और खाद मेन तो हम देते हैं गोबर खाद, जी। मैंगनी खाद बहुत ज़्यादा देते हैं। अच्छा, तो और बाकी हम बैक्टीरिया सला के जैविक बनाने की कोशिश हमारी ये रहती है, ज़्यादा बैक्टीरिया सलाते हैं। तो गोबर की खाद जो आप देते हैं मिंगनी की, वो किस टाइम पे आप इसको देते हैं? वो हम जुलाई में देते हैं, जी। जुलाई में, जून जुलाई में देते हैं। तो उस टाइम गोबर की खाद देने के बाद में फिर ये इसके ऊपर इतराइल डालते हैं, तो एक बार पुराने पत्ते वगैरह पूरे झड़ जाते हैं, साफ फ्रेश हो जाता है पौधा। फिर बाद में फूल और ये पत्ते साथ में नए आते हैं, उस हिसाब से नए एक साथ में फ्रूट आते हैं। तो अब सर जैसे एक चीज़ हम देखते हैं कि अनार में जैसे बहार आती है, हाँ। साल में 3 बार हमें इसका फ्रूट आता है, तो आपके हिसाब से आपको कौन सी बहार अच्छी लगती है, कौन से टाइम पे हमें इसका प्रोडक्शन? हमारे यहाँ जो सही क्लाइमेट है जुलाई वाला सबसे बेस्ट, जुलाई अगस्त, जो फ्रूटिंग की टाइम बाहर अगस्त वाली देते हैं। हमारे यहाँ कई लोगों ने जुलाई में ली, तो जुलाई में ली तो उससे रोग ज़्यादा है। और अगस्त वाला में, अगस्त में जिसने इतराइल डाली है उसके लिए कम रोग है, और वो हमारे यहाँ सक्सेस जाता है अगस्त का, 1 अगस्त 25 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक। ठीक है। हाँ। तो अब उसके बाद जैसे अपने बीमारियों की बात करें, तो इसमें आपको मेन कौन कौन सी ऐसी बीमारियां देखने को मिली? बीमारियां तो मेन तो जड़ में आ जाता है, फंगस है, निमाटोड है जड़ की, तो मेन दुश्मन ये बीमारियां, मेन ये काली जड़ होना और निमाटोड गांठे होना, ये मेन बीमारी ये है। और ऊपर फल के ऊपर है, आजकल तो को बहुत सारी बीमारियां आती है, तेलिया भी आता है, ये पंखुड़ी सूखने का भी बीमारी आती है, एक टिपकी बोलते हैं, टिपकी वाली भी बीमारी आती है, ब्लैक स्पॉट हाँ, होते हैं। हाँ। ठीक है। तो जैसे आपने निमोटेड के बारे में बताया, तो निमोटेड के लिए क्या कंट्रोल उसका कैसे करते हैं? अभी निमाटोड के लिए कई तो जैविक भी प्रयास करते हैं लोग, और केमिकल में ये मेन तो हमारे यहाँ अभी जिसका रिजल्ट है वो है अपने वेलम है, लूना है, ये केमिकल वाली दवाइयाँ डालते हैं। इससे थोड़ा ज़रूर 25-30% तक पौधा वापस तैयार हो जाता है। और जो फ्रूट के ऊपर जो बीमारी आती है उसके लिए आप क्या है? उसके लिए तो M45 ये फंगीसाइड वगैरह डालते हैं, उससे काफ़ी कंट्रोल होता है। हाँ। तो और आजकल हज़ारों कंपनियाँ हैं, तो दवाइयों का तो कोई लिमिट है नहीं, नाम बताएं तो शाम तक पूरे होते नहीं। जी। उसके बाद सर जैसे बीमारियों के बाद हम बात करते हैं खरपतवार की। तो जैसे आपका बगीचा है, इसमें आप खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करते हैं? खरपतवार तो हम ज़्यादा तो हाथ से ही लेबर से निकलवाते हैं, और बाकी थोड़ी दवाइयाँ भी, जैसे फ्रूटिंग की टाइम होती है जब, तो हम हाथ से ही निकलवाते हैं, और जैसे फ्रूटिंग की टाइम नहीं होता है इसलिए दवाई डालते हैं। तो अब जैसे उसके बाद मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपका इतना बड़ा बगीचा है जी, तो इतने बड़े बगीचे में अगर आपको स्प्रे करना है तो स्प्रे के लिए आपका क्या सिस्टम रहता है, कैसे आप स्प्रे करते हैं? स्प्रे हमारे ये मोटर से, लाइट से भी है, ट्रैक्टर से भी है, जी। तो इस पर मोटर से चलती है नोजल, उससे ही स्प्रे करते हैं। तो अब सर जैसे बात आती है कि अपना फ्रूटिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हमने कर ली जी, उसके बाद इसमें आप कटिंग का, प्रूनिंग का क्या सिस्टम रखते हैं, वो कैसे करते हैं, वो भी आप थोड़ा समझ? कटिंग के लिए हमारे ज़्यादा लेबर आती है महाराष्ट्र से, जी, तो उनको थोड़ा अनुभव है कटिंग करने का, कौन सी डाली काटनी है, कौन सी रखनी है, कौन सी डाली पे फ्रूट आएगा, कौन सी डाली पे फ्रूट नहीं आएगा। तो उनको लेबर को, जैसे महाराष्ट्र की, उनको परमानेंट उनका रूटीन का काम है, इसलिए उनको अनुभव है, इसलिए महाराष्ट्र से लेबर लाके ही हम कटिंग करवाते हैं। ओके, यानी जो एक्सपर्ट लेबर होती है हाँ, उनसे ही कटिंग करवाते हैं। यहाँ से हमारे यहाँ करते हैं तब उसकी लेबर भी ज़्यादा लगती है यहाँ वालों का, और कौन सी डाली काटनी है, कौन सी नहीं काटनी है, वो भी उनको कंफर्म नहीं होता है। और उनको कंफर्म होता है कि भाई ये डाली काटनी है, ये नहीं काटनी है, उनको देखते ही मशीन की तरह वो काम करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि कोई अपन जैसे अमरूद का बगीचा लगाते हैं या फिर बाकी जो बगीचे लगाते हैं, उसमें हम उसमें जो फ्रूट आता है, फ्रूट के ऊपर हम अखबार वगैरह लगाते हैं, उसको कवर करते हैं, बैगिंग करते हैं। हाँ। तो क्या इसमें भी ऐसी चीज़? ये हमारे यहाँ कई लोग करते हैं सब, वो भी सक्सेस है, ताकि उससे क्या है, थोड़ी साइज बढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। जैसे कवरिंग करते हैं ना, तो उससे साइज बढ़ने में जिस प्रॉपर धूप नहीं मिलती है, इसलिए साइज कम होती है, इसलिए वो नहीं लगाते। बाकी हमारे तोतों का वगैरह, पैरट वगैरह का नुकसान है,
फिर भी हमारे लेबर से हम करवाते हैं कि उनकी साइज़ कम होती है इसलिए। ओके। अब जैसे एक चीज़ मेरे को ध्यान में आती है कि अक्सर हमने देखा है कि अनार में फ्रूट जो अपना है जो फट जाता है, वो प्रॉब्लम भी आती है। वो बोरॉन कैल्शियम की कमी है जी। उसके कारण से होती है। ताकि वो बोरॉन कैल्शियम प्रॉपर टाइम 15 दिन महीने से दवाई डालते रहते हैं तो उससे कंट्रोल रहता है। ओके। अब जैसे हम बात करते हैं मार्केट के ऊपर, तो सबसे पहले तो जैसे कि अपना कोई फ्रूट, ये प्लांट है, इसके ऊपर फ्रूट पक गया है, तो इसकी हार्वेस्टिंग हम कैसे करते हैं? हार्वेस्टिंग करने का क्या तरीका है? हार्वेस्टिंग के जैसे इसमें से 60 के जैसे पक्के पक्के फ्रूट निकालते हैं, निकाल के कैरेट भर के, हमारे यहाँ मंडी भी है जीवाणा में, मंडी भी ले जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ भी व्यापारी आ जाते हैं जिसमें उसमें शर्तें होती है कि भाई 100 ग्राम से ऊपर है, ज़्यादा धूप छटा नहीं है, क्रैक वाला नहीं चलेगा, ऐसी शर्तें होती है। उस शर्तें के आधार पे फाइनल करके और यहीं पहले बात तय करके भाई 100 रुपया है, 110 है, उस रेट पे तय करने के बाद में यहाँ भी ले जाते हैं, यहाँ भी आके उनका सामान पैकिंग का लाके और खुद पैक करा के ले जाते हैं। ओके। अब जैसे मैं बात करूँ अपना, जैसे ये फ्रूट है, अगर ये फ्रूट आज पक गया या हार्वेस्टिंग के लायक हो गया, तो इसकी हार्वेस्टिंग हम करेंगे कैसे? कहाँ से इसको तोड़ेंगे या फिर काटेंगे? यहाँ से ये पकड़ के ये ऐसे घुमाएंगे ना, फट यहाँ से निकल जाएगा। ओके। हाँ। तो उसके साथ क्या और क्या सावधानी अपन रखेंगे ताकि फ्रूट अपना खराब ना हो? ऐसे विशेष तो नहीं, कांटे का ध्यान रखना है कि भाई इसको आगे स्क्रैच नहीं आए। हाँ, ये ध्यान रखना, बाकी विशेष ज़्यादा कोई। ओके। हाँ। तो अब जैसे मार्केट के रेट के बारे में बताया, तो अभी तक आपको एक तो एवरेज रेट आपको क्या मिली है? मेरे को एवरेज रेट 50 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में रेट, एवरेज रेट मिलती है। ओके। हाँ। और मैक्सिमम रेट आपको? मैक्सिमम रेट तो एक साल क्या है, जहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा चालू रहता है उस साल तो बहुत अच्छी रेट मिलती है। पिछले साल मैंने 120 में दिया था और लास्ट में 20 रुपये किलो भी दिया था। तो लास्ट में थोड़ी क्वालिटी भी कमज़ोर हो जाती है। क्या है कि मार्च में अप्रैल में धूप ज़्यादा होती है, इसलिए क्वालिटी पे भी जितनी प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए रेट कम हो जाती है और फिर माल भी उस टाइम ज़्यादा आता है तो थोड़ी मार्क अप डाउन हो जाती है। ओके। और सबसे कम से कम आपको क्या रेट इसकी मिली है? 15 से 20 रुपये कम से कम, लो क्वालिटी। फटे वगैरह जो डैमेज होता है ना, वो 20 रुपये के, 15-20 रुपये में बिकता है। अच्छी क्वालिटी है 120 रुपये में बिकता है। हाँ। तो अब जैसे आपने बताया, तो क्या इसकी डिमांड मार्केट में कितनी है? क्या डिमांड खूब है, डिमांड खूब है। जाना पड़ता है या फिर व्यापारी यहीं पे? नहीं, व्यापारी यहाँ आ जाते हैं, डिमांड खूब है, डिमांड की कोई लिमिट नहीं है। ओके। हाँ। तो अब जैसे हम बात करते हैं, सबसे मेन चीज़ होती है, कोई भी अपन फार्मिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें एक तो होता है अपना तो खर्चा कितना लगता है और प्रॉफिट कितना होता है। तो अगर एक एवरेज अपन 1 एकड़ की बात करें, तो 1 एकड़ में इसकी साल भर की जो हम खेती करते हैं उसमें कितना अपना खर्चा लग जाता है? खर्चा लग जाता है लेबर के सहित 3 लाख के आसपास में खर्चा लग जाता है। ठीक है। 1 हेक्टर के। ओके। हमारा एवरेज हेक्टर का हमारे पास में है, तो ये 3 लाख के लमसम 3-3.5 लाख लेबर सहित खर्चा लग जाता है। 1.5 लाख लेबर लग जाती है, 2 लाख दवाई का, खाद का, वो खर्चा लग जाता है। 3 से 4 लाख के बीच में खर्चा हो जाता है और अच्छी पैदावार हुए तो 15-20 लाख तक भी 1 हेक्टर का एवरेज आ जाता है। ओके। हाँ। तो मतलब जैसे 1 हेक्टर का अपन बात करें तो आपको प्रोडक्शन कितना मिल जाता है 1 हेक्टर का? 1 हेक्टर का प्रोडक्शन 30 टन लमसम मिल जाता है। 25 से 30 टन। ओके। हाँ। तो ऑल ओवर आपका जो बगीचा है, अभी जो लास्ट साल के बारे में आपने बताया, तो पिछले साल आपका कितने प्लांट थे, उनमें टोटल कितना खर्चा आया और टोटल आपने को मतलब कितनी अर्निंग हुई, उसको भी आप थोड़ा सा? पिछले साल मेरा खर्चा आया था 35 लाख का और 90 लाख का ऑल ओवर हुआ था। ओके। हाँ। कितने पौधों में लगभग? मेरे पौधे 6000 में। 6000 पौधों में हाँ। आपका ये खर्चा हुआ था। हाँ। और इतनी प्रॉफिट हुई। हाँ। ठीक है। अब मैं लास्ट में एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर कोई भी किसान भाई चाहे इसकी खेती करना, हाँ। तो आप किसान भाइयों को इसके अलावा और क्या बात कहना चाहेंगे? भाई मेन तो ये इसमें ध्यान रखने की बात, एक तो पौधे लेने में उस टाइम मेन विशेष ध्यान रखने की पौधे कौन से हैं जी। और ज़मीन में रोग है नहीं है, वो मिट्टी पानी जांच करवानी वो भी ज़रूरी है। और लगाने समय ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक तो रोग की ध्यान रखनी, पानी प्रॉपर होना चाहिए, 1 दिन छोड़ के 1 दिन देना, यूँ नहीं कि 10 दिन तो लगातार दे दिया फिर 5 दिन दिया नहीं, वो हुआ तो फिर बीमारी जल्दी लग जाती है। ओके। हाँ, ये मेन इसका ध्यान रखने की बातें होती है। तो अभी जैसे आपने पौधे के बारे में बताया, तो अगर कोई किसान पौधे खरीदना चाह रहा है कि भाई मैं पहली बार इसकी खेती कर रहा हूँ और मुझे पौधे लेने हैं, तो पौधे लेते समय क्या सावधानी रखनी होगी किसान? पौधे लेते समय जैसे कंपनियों के पौधे आते हैं, जैन के हैं, कैडिला के हैं, जैसे अच्छी कंपनियां हैं, मेन ये 2 कंपनियों के अच्छे आते हैं। बाकी टिश्यू कल्चर में जैन है, कैडिला है और गुट्टी कलम भी आती हैं। तो गुट्टी कलम की भी आती हैं, तो आते हैं अपने राउरी यूनिवर्सिटी से, उनके आसपास में नर्सरियां हैं, तो उधर से भी लो।
हम भी यहाँ सप्लाई करते हैं। कोई हमारे नज़दीक है तो ज़्यादा दूर हम नहीं देते हैं, ताकि हमारे नज़दीक वाले हम भी सप्लाई करते हैं। ओके। हाँ, तो सर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को अनार खेती के धन्यवाद बारे आप में, सबको। उसके लिए आपका बहुत हमारा- बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद, और आपके यूजरों को भी धन्यवाद। जी। हमारे आप आए हमारे फार्म में, इसके लिए आप सबका हमारा तहे दिल से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम अनार की खेती कर सकते हैं, इसमें क्या क्या आपको सावधानियां रखनी होगी, साथ ही आप इसकी खेती करके कितना आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है, कितना आपको खर्चा लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।